हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज दीपक कुमार चोपड़ा एंड वेलकम टू टी&डी कॉमर्स सॉल्यूशन ग्रुप। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या डर है, रिस्क होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। रिस्क एक तरह का ऐसा क्लोज है जो हर बिजनेस के अंदर लगा रहता है, यानी डर रहता है किसी भी चीज़ को कार्य करने का। जैसे हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो रिस्क है कि वो काम अगर फेल हो गया तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे लॉस क्या होंगे, हम क्या उन्हें बियर कर पाएंगे। इसी तरह बिजनेस के अंदर भी रिस्क होता है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के रिस्क हैं अलग तरह के, यानी कि उसके रिस्क हमारे देश से जुड़े साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी जुड़े हुए हैं। यानी दूसरे देशों के साथ होने वाली ट्रांजेक्शन के बीच में जो रिस्क है वो काफ़ी अलग तरीके का होता है। उसके रिस्क के बारे में हम इस क्लास के अंदर जानेंगे। पहले हम क्लास के अंदर रिस्क स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। मैंने जैसे अपनी लास्ट क्लास में आपके साथ क्लियर किया था, जिसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब आप समझिए कि रिस्क यानी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार करना, किसी तरह भी गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी किसी तरह भी। हम कभी दूसरे देश के साथ जब व्यवहार करते हैं तो एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री के साथ एंटर करती है, यानी पूरा वर्ल्ड एक मार्केट के रूप में क्रिएट हो जाता है, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस है। हम सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। जिस तरह हम एक प्राणी सोशल प्राणियों पर एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड हैं, उसी तरह एक देश भी दूसरे देश पर डिपेंड है। हम जैसे अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, हम इनके साथ भी लेन देन करते हैं। जैसे भारत नेपाल को काफ़ी एसेंशियल गुड्स लाइफ के लिए जो जीने के लिए ज़रूरी है उन गुड्स का बेचता है या उनको सर्विस देता है। उसी तरीके से चीन चीन की पूरी मार्केट इंडिया के अंदर स्टैंड करती है काफ़ी हद तक। इसी तरह भारत भी चाइना को कुछ प्रोडक्ट बेचता है। इसी तरह भारत पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खाने पीने के एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोवाइड करता है। यानी कि हम सभी किसी न किसी तरह किसी पर डिपेंड है। हम अन्य देशों पर भी डिपेंड है जो हमारे पड़ोसी नहीं है, चाहे वो दूर है। जैसे हम पेट्रोल के लिए अन्य देशों पर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी के लिए अन्य डिपेंड है, हथियारों के लिए यानी जो देश की रक्षा के लिए चाहिए होते हैं उनके लिए हम अलग देशों पर डिपेंड है। इसी तरह अन्य देश भी भारत से कहीं ना कहीं चीज़ों का ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी एक बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी बाउंड्री के अंदर एंटर करती है, यानी पूरा वर्ल्ड एक मार्केट के रूप में बन जाता है। पहले मार्केट एक सीमित लेवल पर थी, आज मार्केट पूरा वर्ल्ड एक छोटे से गाँव की तरह ट्रीट हो गया है। आप सब जानते हैं ऑनलाइन आने जाने के बाद तो ये मार्केट बिल्कुल ही सीमित हो गई है एक छोटे से मोबाइल के अंदर। यानी कि आज ग्लोबलाइजेशन के जरिए में या प्राइवेटाइजेशन के जरिए या लाइबलाइजेशन के जरिए कह लीजिए, हम सभी एक मार्केट के अंदर सेट हो चुके हैं। अब प्रश्न बैठता है इसके साथ क्या रिस्क भी है। ये तो तरक्की की बात हुई, ये तो डेवलपमेंट की बात हुई, हम टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाए, क्या खतरे भी हैं? यस, खतरे भी होते हैं। खतरे कई तरह के हो सकते हैं। हम मेन बातों करते हैं दो बातों की, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल अंदरूनी, इंटरनल जैसे मान लीजिए हम अपने देश की ही बात कर रहे हैं, क्या इंटरनल रिस्क है हम उनके बारे में जानकारी लेंगे। क्या एक्सटर्नल रिस्क है? इंटरनल यानी कि जो अंदरूनी मामले हैं जिनको हम कोशिश कर सकते हैं कि हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, पर एक्सटर्नल यानी जो बाहर है जिनके ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हैं उससे होने वाले लॉस को शायद किसी तरह कवर कर लिया जाता है। यानी रिस्क दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। हम इस बारे में जानकारी लेंगे अभी, पर हम मीनिंग ऑफ द रिस्क मीनिंग जानना चाहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में कि खतरा क्या है इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। हर बिजनेस हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करता है, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। पर जैसे जैसे व्यवसाय आगे बढ़ते हैं तो उसमें रिस्क भी होता है लॉस होने का, यानी जो ये लॉस होने का जो डर है यही रिस्क है, यही खतरा है। यानी बिजनेस में लॉस हो जाना, और लॉस कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे किसी पड़ोस के साथ बिगड़ जाना, पड़ोसी देश के साथ बिगड़ जाना, या फिर कोई नेचुरल या अननेचुरल क्लाइमेट्स में चेंज हो जाना, या पॉलिटिक्स का चेंज हो जाना, चाहे वो हमारे देश की हो चाहे वो अन्य देश की हो, चाहे कानून में बदलाव आ जाना जो हमारे लिए पहले फेवरेबल था शायद हो सकता है आने वाले समय में फेवरेबल नहीं भी हो। तो यानी लॉस रिस्क अलग अलग लेवल पे होते हैं। यानी जैसे इंटरनेशनल लॉ है तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है तो उसके रिस्क भी क्या है इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क होता है हम अगर मान लीजिए अन्य देशों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं तो सभी देशों की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है अलग अलग है। सबके साथ कंट्रोल करना, सबके साथ उनके अकाउंट्स के साथ डील करना, ये हमारे लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, हमारे लिए बहुत मुश्किल सच में होता है। यानी कि ये भी एक रिस्क है बिजनेस के अंदर। हो सकता है कि एक देश की अकाउंटिंग पॉलिसी को कितने देशों की अकाउंटिंग पॉलिसी को आप फॉलो कर लेंगे, और जबकि आपको इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए जिस देश में आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जिस देश के साथ आपके अकाउंट्स के डील होंगी यानी लेन देन होगा, आपको उन्हीं के रूल एंड रेगुलेशन को अकाउंट्स के अंदर फॉलो करना पड़ेगा।
तो प्रश्न ये बैठता है कि क्या ये रिस्क अवॉइड हो सकते हैं, क्या ये रिस्कों को कम किया जा सकता है, क्या डेफिनेशन भी है, कुछ प्रभाव है, कुछ अर्थशास्त्रियों ने, कुछ स्कॉलर्स ने इसके बारे में कुछ अपनी राय दी है। बिजनेस रिस्क इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑडिटर एंड द मैनेजर टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, यानी अपने विचारों को खुलकर बताता है कि हाँ कि ये बिज़नेस के अंदर मैं ये कार्य करूँगा और इसके दौरान ये रिस्क हो सकते हैं। यानी जो अनसर्टेनिटी इवेंट हैं उनके लॉस को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, यानी अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितताओं का खेल है बिजनेस। कहते हैं ना कि बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क होता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। बट बिजनेस के अंदर हाई लेवल का रिस्क होता है, यानी कि बिजनेस के अंदर दो देशों के जो ट्रांजेक्शन है, एक अनसर्टेन इवेंट जिसकी आप एक नॉर्मल लाइफ में या एक बिजनेस चलाते वक्त इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि ये लॉस भी हो सकते हैं, वो लॉस हो जाना क्या है, मेन बिजनेस रिस्क है। यानी कि हमारी आम भाषा में कहा जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में एक देश का नहीं अन्य देशों के साथ जुड़े होने के बावजूद भी अलग अलग देशों से खतरा हो सकता है। जैसे इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है, अभी भारत ने क्या कहा, हम बहिष्कार करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट का। कुछ ऐप्स भी बंद हुए, जिसमें सबसे मशहूर ऐप था टिकटॉक, आप सब जानते होंगे। तो क्या जो वहाँ की बिजनेस है, जो इसको चलाती थी कंपनियाँ, जो 52 या 58 या 60 ऐप जितने भी ऐप बंद हुए, जो बंद हुए, क्या उन्होंने सोचा था कि इस बीमारी की वजह से ये ऐप बंद हो जाएंगे? कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई होगी, कितने इकोनॉमिक्स हिली होंगी, आप सब अंडरस्टैंड करते हैं। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो देन ये क्या है, ये भी एक रिस्क है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं रिस्क का। या अचानक किसी के और के कारण बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ जाना, ये भी क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा रिस्क होता है। रिस्क मैंने कहा रिस्क कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पर हम इन्हें डिफाइनली तरीके से ट्रीट करें तो हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, इंटरनल, माइक्रो, मैक्रो लेवल के ऊपर। इंटरनल रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदरूनी जो लॉस होने के डर हैं, यानी जो खतरे हैं जो बिजनेस को लॉस की तरफ ले जा सकते हैं, जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, स्ट्राइक क्रिएट कर देना, ये क्या है, इंटरनल। इन पर कोशिश कर सकते हैं कि सेफ्टी रख सकें, कोशिश कर सकते हैं कि अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को अच्छे रख सकें, जिससे बिजनेस के अंदर स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी ना हो। यानी कि हम इंटरनल रिस्क के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं कि बिजनेस के अंदर लॉस ना हो। हम अगले रिस्क की तरफ चलते हैं, जो होता है ऑपरेटिंग, यानी माइक्रो लेवल। माइक्रो यानी छोटा लेवल है, लेकिन देखा जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसका जो छोटा लेवल भी होता है वो अन्य बिजनेस या पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बिजनेस के तो काफ़ी बड़ा होता है। सबसे पहला है सप्लाई ऑफ इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो हमारी जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कर रहे हैं, आप अपने देश की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके दूसरे देश की रिक्वायरमेंट्स को भी क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत होने का मतलब मैं आम भाषा में बोलूँ तो डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी होच पोच हो जाएगी, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। हम सब जानते हैं जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो जैसे ही प्राइस क्या होगा, अपवर्ड। अंडरस्टैंड है ना, इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा। डिमांड इज हाई, सप्लाई इज लो, तो प्राइस इज थम्स अप, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। अब प्रश्न बैठता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अपनी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद दूसरे देश की कंडीशन फुलफिल करना, या ये कह लीजिए अगर बिजनेस का मेन मोटो प्रॉफिट है तो दूसरे जहाँ उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा तो वहाँ क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा कि सप्लाई में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ, कंपटीशन बढ़ेगा। कैसे? अगर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्या आप सोचते हैं सिर्फ आप ही जाएंगे, क्या दूसरे देश के लोग हमारी मार्केट में एंटर नहीं करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल देख लीजिए, आज हमारे कपड़े देख लीजिए, मोस्टली ब्रांडेड है, तो ज़्यादातर कंपनियाँ क्या हैं, बाहर की हैं। हम जो खाते पीते प्रोडक्ट हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, वो भी कई कंपनियाँ उनमें से क्या है, बाहर की हैं। तो यानी हमारी मार्केट को चैलेंज थी। जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी है जो बाहर से आई हुई हैं, उन्होंने हमारे लोकल पेय पदार्थ को, यानी जो हम पीते हैं, उनको चैलेंज दिया। आज आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, मोस्टली कंपनी बाहर की हैं, तो क्या हमारे देश की कंपनी को चैलेंज नहीं है ना? बिल्कुल। तो यानी क्या है, कंपटीशन ज़्यादा हाई होता है। हमारी जो बाहर की कंपनियों ने, मोबाइल की कंपनियां आई हैं जिन्होंने हमारी मार्केट को कवर किया है, उन्होंने हमारे लोकल यानी जो हमारे सेलर हैं उनके ऊपर क्या किया है, इफेक्ट डाला है ना। जैसे ऑनलाइन मार्केट एंटर होने के कारण आपको नहीं पता सेलर कहाँ है, आपको नहीं पता बायर कहाँ है, फिर भी आप उसे सेल परचेज करते हैं। तो हमने अपने लोकल मार्केट के अंदर कंपटीशन दिया ना, चाहे वो डायरेक्ट दिया चाहे इनडायरेक्ट दिया, वो बढ़ता है। चेंज इन लिंकेज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमारे टेस्ट बदलते हैं, हमारे प्रेफरेंस बदलते हैं। मैंने जैसे उस दिन भी बोला था कि टेक्नोलॉजी हर 15 दिन बाद बदल जाती है, शायद उससे भी जल्दी, तो हमारा टेस्ट उससे भी जल्दी बदलता है, टेक्नोलॉजी से भी कई गुना ज़्यादा तेज बदलता है। प्रेफरेंस हमारे चेंज होते हैं। आज आपकी क्या प्रेफरेंस है, क्या आज आपका टेस्ट क्या है, वो बहुत तेज़ी से बदलता है। और कई बार तो हमारा टेस्ट का लेवल इतना आसानी से बदलता है, हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ और।
यानी हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज करने में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये सारी की सारी हमारे बिजनेस के लिए रिस्क है। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारी आज एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करी, हमने उससे प्रोडक्ट बनाया, हमने उसका प्रोडक्शन किया और पता लगे कि प्रोडक्शन पूरा बिकने से पहले या काफ़ी हद तक अपना ब्रेक इवन प्राप्त करने से पहले नई मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई। अब बताइए आप क्या उसे परचेज करेंगे? आंसर इज दैट नो। आपने कोई नया मोबाइल खरीदने का सोचा, आज आपके पास जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो बहुत अच्छी मिल रही थी, आप मार्केट में हफ्ते बाद गए, उससे भी बेहतर आ गया, तो आप सोचेंगे मुझे तो मनी दे के चीज़ लेना है, तो मैं क्यों ना बेहतर की तरफ मूव करूँ। लीजिए, हो गया टेस्ट चेंज। यानी ये सभी समस्याएं आती हैं। प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंटरमीडिएट्स की। इंटरमीडिएट में हम दोनों को जोड़ते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग इंटरमीडिएट्स के रोल में प्ले कर लेते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप जिस दुकान को ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन, वहाँ से वो खुद देने नहीं आता है, वो डिलीवर बॉय यानी जैसे आप कहते हैं कोरियर वाला, वो आता है, वो इंटरमीडिएट्स है। इसी तरह इंटरमीडिएट से ऑनलाइन का एग्जाम्पल हुआ। ऑफलाइन की बात करते हैं, जैसे हम अपने आसपास मार्केट से सामान खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो क्या कंपनी का ओनर देने आता है क्या आपको? नहीं ना, आप एक दुकानदार से खरीदते हैं। यानी इसी तरह एक होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और हो सकता है उसके बीच में एक लंबी चैन भी हो। इसी तरह दूसरे देशों के साथ ट्रांजिशन करने के लिए हमें अपने देश के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरे देश के जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा, जो वहाँ की लोकल मार्केट को जानते हो। और इस तरह का पर्सन ढूंढ पाना, इस तरह का रिलाई कर पाना, ये बहुत टफ कॉल होता है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के। अगर आपने सही व्यक्ति को नहीं चुना तो वहाँ की जो मार्केट है आप उसे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। यानी ये भी क्या है, रिस्क है। पब्लिक के साथ जो सबसे बढ़िया तालमेल बिठा पाना, कोऑर्डिनेशन बिठा पाना, वहाँ की पब्लिक का टेस्ट जान पाना, वहाँ का टेस्ट क्या है, वहाँ के लोगों का विचारधारा क्या है, ये सभी जान पाना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये छोटे लेवल के प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए नॉट ए स्मॉल लेवल, इट्स अ वेरी बिग लेवल। पर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में ये कहते हैं ये आपके अंडर है, ये आपको करना है। क्या? सप्लाई अच्छी आप कर सकते हैं, पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छे आप कर सकते हैं, इंटरमीडिएट अच्छे चुन सकते हैं, लोगों के टेस्ट का पता आप लगा सकते हैं। एक होता है मैक्रो, बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इंटरनल आग लग के स्ट्राइक हो गया, ये हो गया, समस्या है यहाँ की, ये अंदरूनी है। माइक्रो छोटा, जो है तो नहीं छोटा, लेकिन बिजनेस उसमें कंट्रोल कर सकता है काफ़ी हद तक। एक मैक्रो, बड़ा, जनरल, जिस पे आपका और मेरा कंट्रोल नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इकोनॉमिक रिस्क, क्या मतलब? इकोनॉमिक रिस्क, किसी देश की इकोनॉमी टूट जाना। जैसे अब ये कोरोना हुआ, ये कोविड आया, तो देखा ना आपने कितने लोगों ने मार्केट के अंदर कितना डाउनफॉल आया, लॉकडाउन लगा, कितने लोगों के काम धंधे चले गए, कितने लोगों की जॉब्स चली गई, या कितनों ने अपने काम को खो दिया। क्या बिजनेस के पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि बिजनेस कम हो गए, इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक रिस्क। अगर मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई क्या करेंगे आप? और अगर आपने पहले ही ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं पास्ट एक्सपीरियंस के, तो मनी ब्लॉक हो गई, वो सामान ब्लॉक हो गया। समझ रहे हैं आप? अगर हम किसी चीज़ को ब्लॉक करके रखते हैं तो आने वाले समय में हमें क्या पता मार्केट कैसा रिएक्शन देगी। तो इकोनॉमिक रिस्क है। पॉलिटिकल रिस्क, हमारी देश की भी और दूसरे देश की भी। हमारे देश की सरकार चेंज हो जाए, कानून बदल देगी, हो सकता है नियम बदल दे, हो सकता है जो आपके लिए फेवरेबल था वो अनफेवरेबल हो जाए। और सेम टू सेम दूसरे देश की, वहाँ की कंट्री बदल जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूएसए ने इंडिया का वीज़ा टफ कर दिया, तो यहाँ के लोगों को जाना और टफ हो गया। क्यों? एंट्री एक तरफ से टफ हो गई, तो देखा ना इफेक्ट पड़ा ना कि यहाँ से वहाँ जाने में आपको वर्किंग वीज़ा बहुत मुश्किल है, तो यानी उसके टफ कंडीशंस कर दी। तो यानी क्या है? पॉलिटिकल, यानी एक बिजनेस के अंदर डील करना और दूसरे देश के साथ डील करना, हो सकता है दोनों पार्टियाँ चेंज हो जाएँ या किसी एक देश की पार्टी चेंज हो जाए, तो हो सकता है वो आपके अगेंस्ट चले जाए। क्या पॉलिटिकल पार्टी में आप चेंज कर सकते हैं कुछ? मैंने कहा पहले भी आपका नियंत्रण नहीं है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, 15 दिन में टेक्नोलॉजी बदलती है, टेस्ट उससे जल्दी बदलता है। टेक्नोलॉजी बदलने में क्या आप रोक सकते हैं? मैं रोक सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये ऐसा रिस्क है जिसको आप कोई नहीं कर सकता। आपने जो नया प्रोडक्ट बनाया, हो सकता है दूसरी कंपनी आपके प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट बना दे इतनी जल्दी कि जितना आप समय सोचते हो कि हम इतने समय में अपना प्रोडक्ट बेच देंगे, हो सकता है उससे पहले टेक्नोलॉजी दूसरी आके मार्केट के ऊपर अपना कब्जा कर ले। तो ये टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स है। नेचुरल रिस्क, कोई अर्थक्वेक आ जाना, कोई प्रॉब्लम होना। और कई बार क्या होता है कि कई देशों के पास एडवांटेज होता है नेचर, तो वहाँ के लोगों के लिए उनका प्रोडक्ट कॉस्टली कम होता है हमारे प्रोडक्ट में, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। तो क्या आप इसे चेंज कर सकते हो? विद सोशल रिस्क, समाज के अंदर कल्चर रिस्क। हम इंडिया में हर 5 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज पाते हैं। आपने नोट किया होगा हमारे हर 5-7 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आप एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जा रहे हैं, तो कल्चर, रुकावटें, सोशल
स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल बहुत था डिफरेंट। तो यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ के लोगों को समझ सकते हैं, हम क्या अपने पूरे इंडिया के कल्चर को जानते हैं? सोचिए, आप और मैं बात करते हैं आज आमने सामने बैठ के, क्या आप मुझे इतना श्योर कर सकते हैं कि आप पूरे कल्चर के बारे में जानते हैं? आप शायद आधे का भी नहीं जानते, आप छोड़िए मैं भी नहीं जानता। तो यानी कि किसी भी कंडीशन के अंदर कल्चर को जान पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी ये बड़े लेवल के रिस्क हैं जिनको कंट्रोल करना शायद संभव नहीं है। रिस्क दो लेवल पे और होते हैं, एक होता है कंट्री रिस्क, एक होता है पॉलिटिकल रिस्क। कंट्री रिस्क देश का खतरा, पॉलिटिकल रिस्क राजनीति का खतरा। अब प्रश्न क्या बढ़ता है, इन दोनों में भी क्या बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है? यस। कंट्री रिस्क, एक देश का अन्य देशों के साथ कैसा रिलेशन है, या दूसरे देशों का उस देश के साथ जिसके साथ व्यापार करना है कैसा रिलेशन है, इसके अंदर भी इफेक्ट पड़ता है। पर हम कंट्री रिस्क के अंदर अपने देश के जहाँ हम अपना वर्क करते हैं उनके लिए क्या क्या खतरा है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। सबसे अगर किसी देश के अंदर खतरे हैं, जैसे धमाके होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, यानी कि गलत तरीके से गलत एक्टिविटी को जो बढ़ावा देती है वो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। मान लीजिए किसी देश के अंदर ब्लास्ट रहते हैं, किसी देश के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा हैं, किसी देश के अंदर मन मुटाव ज़्यादा है, झगड़े रहते हैं, समाज आपस में एक दूसरे से लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उस देश के साथ कोई भी देश व्यापार करना नहीं चाहेगा। कारण क्यों? क्योंकि सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्या पता बिजनेस के अंदर लॉस आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, कुछ समय पहले हमारे देश में कितने झगड़े हुए थे, आप नाम नहीं लेना चाहेंगे उस चीज़ का, कितने झगड़े हुए थे। तो उस दौरान पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ था, बायबैक हुआ था। क्या हुआ था? बायबैक हुआ था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वाइट कंजम्पशन यानी करप्शन, वो करप्शन को बढ़ावा देना, ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा देना, फाइल वर्क धीरे धीरे चलना, यानी टेस्ट रहना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहना, जुडिशल फंक्शन बहुत धीमा चलता है, सारी चीज़ें हमारे लेवल के ऊपर इफेक्ट डालती है। यानी कि कंट्री के अंदर अगर हमारा जो सिस्टम है, जो अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेगा तो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसी होता है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकली रिस्क यानी समाज, राजनीति का खतरा, नेताओं का खतरा। अब आप कहेंगे इसमें क्या खतरा है, आपने तो बिजनेस करना है, नेताओं से क्या लेना देना है। अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है तो कानून बदल सकती है वो, जिससे आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होगा। यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है। अगर जहाँ अस्थिरता होगी वहाँ के साथ व्यापार करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं आज आपसे एक बात कहूँ, कल कुछ और बोल दूँ, परसों कुछ और बोल दूँ, और सारी बातें एक दूसरे से अलग हो, आपने पहली बात को फॉलो करके अपना काम स्टार्ट किया, आपने चेंज किया, आपको तो लॉस हुआ ना, आपकी सारी मेहनत बेकार हुई ना। तो ये हुआ ना, जिस तरह मैं आपके साथ क्लास बना रहा हूँ और अगर आप ना सुने तो मेरी मेहनत बेकार हुई ना, तो हो रही है ना। तो हमें स्थिरता लानी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा बात सामने वाले को। ब्यूरोक्रेसी समस्याएं, अब किसी देश के अंदर किसी कार्य को कराने में कितना समय लगता है। आप एक देश के अंदर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आप अपना इंडस्ट्रियल वर्क करना चाहते हैं, आपने फाइल लगाई, आपकी फाइल आते आते 2 महीने रिस्पॉन्स आया और आपको नहीं पता क्या आएगा। और एक देश से हम अन्य देश में जाते हैं, वहाँ पे आपने फाइल लगाया, वहाँ पे आपको 4 दिन के अंदर रिस्पॉन्स दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग। आप 4 दिन बाद फ्री हो गए ना कि आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा। 30 दिन आपकी फाइल लटकती रही और फिर भी आपका काम कराना बड़ा मुश्किल हुआ। यानी कि जितना लंबा समस्याएं क्रिएट करेगा हमारा सिस्टम काम करने में, हमारे बिजनेस के लिए उतना ही खतरा होगा। करप्शन, जहाँ बड़ा भ्रष्टाचार होगा वहाँ काम कैसे होगा। आप अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाएंगे, पब्लिक की सेवा में लगाएंगे या करप्शन में लगाएंगे। जितना ज़्यादा करप्शन होगा बिजनेस चलाना उतना मुश्किल है। अगर एक कम लेवल का बंदा करप्शन देके यानी पैसा देकर अपना काम करा लेता है तो एक टैलेंटेड बंदे का क्या होगा, समझ रहे हैं आप। तो यानी अदर फैक्टर, फैसले लेने में दिक्कत है। एक केस होता है उसके अंदर फैसले आने में समय लग जाता है, हमारे को अपनी करेंसी का प्रॉपर वैल्यू नहीं पता है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है कानून की। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। ये बहुत बड़े खतरे हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो हमारी क्लास पसंद आई है तो इसे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने इससे पहले भी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर अपनी क्लास बनाई हुई है, तो जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ आप वहाँ से जाकर इस क्लास को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और मैंने इनकम टैक्स से रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ अपनी बनाई हुई हैं, जो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन क्या है टैक्स की, या टैक्स होता क्या है, ये सारी जानकारी आपको उसके वीडियोज़ में मिल जाएंगी। और अगर आपको टैली, GST या अकाउंटिंग के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं। और उस चैनल को भी शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिस कारण आपको लेटेस्ट अपडेट आसानी से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।